अतुल जी नमस्कार। जी अतुल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका और आपकी पूरी टीम का। और पहले आपको बहुत साधुवाद इस आयोजन के लिए कि आधुनिक दौर का जो माहौल है, सोशल मीडिया का जो उपयोग है और ख़ासकर लॉकडाउन जैसे और कोरोना संक्रमण जैसे दौर में आपने जो प्रयोग किया है उसके लिए मैं आपको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको साधुवाद भी देता हूँ। दरअसल जो समय की मांग होती हैं या जो चीज़ें जिस तरह से की जानी चाहिए, एक बहुत उसी तरह की चीज़ें आपने की हैं। तो एक बहुत अभिनव और नया प्रयोग किया है आपने अपने बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। तो जिन जिन लोगों को ये सब चीज़ें मिल पा रही हैं वो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपके साथ में वो आए हैं और बड़े अच्छे फैकल्टीज़ आप उनके साथ में लेकर आए हैं। तो इन प्रयासों को इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि नए दौर में जो कोरोना का माहौल है उसमें जो हमको संभावनाएं मिल रही हैं उनका बेहतर से बेहतर उपयोग हम कैसे किए जाएं और कर सकते हैं। तो आपके इन प्रयासों के लिए चलिए, मैं आप कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ऊपर से मुझे जो है मिल रहा है जवाब, रिप्लाई मिल रहा है। इसके अलावा भी जितने भी आपके छात्र सुन रहे हैं या और भी जितने लोग सुन रहे हैं उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो या कोई आप संवाद करना चाहते हैं तो ज़रूर बातचीत करते रहिए। और क्योंकि मेरे पुराने मित्र हैं अतुल जी, उन्होंने मौका दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा हूँ। देखिए, मैं अपने विषय के साथ साथ कुछ और दूसरी चीज़ों के लेकर भी बात करूँगा। आपने जो करियर मार्गदर्शन के लिए या व्यक्तित्व विकास को लेकर जो दोनों सब्जेक्टों को एक साथ किया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। वो इसलिए अद्भुत हैं कि अलग अलग विषयों पर इस समय के दौर में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इसका आपने ये प्रयोग किया है। और जागृत लोग जितने हैं या रचनात्मक लोग जितने हैं उनको प्रयोगवादी होता ही रहना चाहिए। और सोशल मीडिया का आपने जो उपयोग किया है मुझे लगता है कि ये आगे जाकर बड़े आयाम स्थापित करेगा। इसे अगर प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं तो ये बहुत कुशल प्रयोग है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि एक वैश्विक मंच के तौर पर आप इसको आगे बढ़ाएंगे। और जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ में रहेंगे। और मैं जो स्टूडेंट आपके हैं या जो आपके लोग हैं उनके बीच में बड़ी विनम्रता से अपना एक निवेदन ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो आपने जानकारी लोगों को दी है या जो चीज़ें बताई हैं उसमें आपने मेरा नाम दिया है, उसमें मैं अकेला गैर शिक्षकीय पेशे से आने वाला व्यक्ति हूँ। जितने लोग हैं वो बहुत विद्वान लोग हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं या बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वो चयनित होकर बच्चों के बीच में आए हैं। मगर इसके बाद भी आपने उसमें मुझे रखा है, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और इन सब चीज़ों को राहुल भारती जी नमस्कार कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार, आप जुड़े उसके लिए। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बताऊं कि मुझे जो अतुल जी ने एक विषय दिया है कि आप अपने व्यक्तित्व विकास में वक्तृत्व कला को कैसे जो है उपयोगी बना सकते हैं, या वक्तृत्व कला जो होती है या बोलने की कला, उसे बहुत सहज भाषा में अगर कहें कि बोलने की कला को आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं और क्या उसको कैरियर के तौर पर भी कहीं उपयोग किया जा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात को लेकर है कि इस विषय का मैं विद्यार्थी हूँ। बीते करीब करीब 2 दशक से इसी पर मेरा जो है काम चल रहा है, अभी भी विद्याध्ययन जैसा काम है मेरा उस पर। तो उस विषय पर इसलिए भी मुझे मौका मिलता रहता है कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ विद्यार्थी या कुछ दूसरे लोग कभी समझे होंगे तो कॉलेजों में, जैसे ईसगढ़ कॉलेज है, अशोकनगर कॉलेज में, इनमें भी मुझे अपनी बात रखने का, बच्चों के बीच जाने का मौका मिलता रहा है। और बहुत अच्छा लगता है जब नए दौर में और सोशल मीडिया के उस दौर में जब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही हैं, वो चीज़ें जो व्यक्ति को वो आगे ले जाने जा रही थी उनको दोबारा से प्रतिस्थापित करने के लिए ये बहुत अच्छे प्रयोग हैं। तो मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके साथ में आया हूँ दुनिया में जिसका कहीं कोई पाठ्यक्रम नहीं है, जिसकी कोई विषय वस्तु नहीं है। मेरे विषय की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसका कोई सिलेबस नहीं है। जो कुछ है वो सब अर्जित है अपने द्वारा या अपन ने जिन लोगों से सीखा है उसके द्वारा। तो जो मेरे पास है मैं बहुत आत्मनिवेदन के साथ उन बच्चों के साथ या उन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि शायद उनके किसी काम में आ जाए। हमारे यहाँ आनंद नामदेव जी आ रहे हैं और सबको नमस्कार कर रहे हैं। कैलाश नारायण झा साहब, आपको बहुत नमस्कार, आपको सुनता रहता हूँ मैं और आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप ही की प्रेरणा से हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। और मैं सर ने भी 1-2 बार हमको मौका दिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में आने का। तो आप सबको बहुत नमस्कार।
तो मैं जो बात कर रहा था कि वक्तृत्व कला जो है उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, विषय वस्तु से मिलकर हटकर एक अलग चीज़ है। और देखिए, सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात हो सकती है, इस पे सीखने वाली कोई सी चीज़ हो भी नहीं सकती। मगर कुछ निजी अनुभवों के साथ में और इतने दौर में, इसलिए लंबे दौर में जो चीज़ें देखने को और सुनने को मिली उसके आधार पर मैं आपके बीच में हूँ। तो जो लोग आपके रहे हैं या जो सुन रहे हैं उनको मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। वो औपचारिकताएं होती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अतुल गुप्ता जी को धन्यवाद। मैं बीते 2 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। इस समय सहारा समय जो मध्य प्रदेश का बड़ा नाम है उसमें अशोकनगर जिले में संवाददाता के तौर पर हूँ। इसके अलावा मैं अपना निजी तौर पर एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसको बड़ा आशीर्वाद तो आप लोगों के द्वारा मिलता है। साथ ही और भी कुछ ऐसे स्वतंत्र प्लेटफॉर्म हैं जिन पर मैं अपनी ये सभी रुचि का जो है आकलन करता रहता हूँ। और झा सर हैं या रेनू मैम आपके बीच में अभी कुछ देर बाद आएंगी, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है मुझ पर। कॉलेज के ज़माने से जब मैं डिबेट में हुआ करता था तो इन्हीं लोगों का तरासा हुआ आदमी हूँ। आज इनके बीच में बैठने का मुझे जब सौभाग्य मिलता है तो बड़े पुरस्कारों के बराबर होता है वो। और उन्हीं के बदौलत यहाँ इन सब चीज़ों के पास हम आसपास में होते हैं। तो मेरा जो विषय है वक्तृत्व कला, अमूमन तौर पर ये भाषण देने के काम में आता है, संवाद करने के काम में आता है। मगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में जितने भी व्यक्तित्व विकास के जो आयाम हैं उन आयामों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी बोली, आपकी बोलने की अदाएं, आपकी स्टाइल, या आपके पास जो अर्जित ज्ञान है आप उसको कितने बेहतर तरीके से रख सकते हैं। कई बार होता क्या है कि हमारे भीतर इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं और हम बहुत अच्छे से उनको समझते हैं, मगर कई बार जब हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो हमको एक्सप्लेन करने का जो है एक तरीका जो है वो नहीं होता है, जायज़ तरीका नहीं होता, या हम उस समय नर्वस हो जाते हैं। तो मेरी जो विषय है या मैं जिस बिंदु पर बात करना चाहता हूँ वो सिर्फ उतनी सी पतली सी लकीर है कि आपके पास जो बहुत अच्छा है आप उस बहुत अच्छे को बहुत अच्छे कैसे कह सकते हैं, या बहुत सारे लोगों के बीच प्रभावी ढंग से कैसे कह सकते हैं। यही मेरी कला जो विषय है उस पर है कि आप बातचीत करने की कला कैसे हो सकती है और उससे व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी विषयों को कला के तौर पर दिया है और बहुत सारे विषयों को विज्ञान के तौर पर हम पढ़ते रहते हैं। मैंने इस विषय को कला के तौर पर रखा है। तो कला अगर जहाँ विषय का आता है तो जैसे जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला है, ललित कलाएं हैं, या जितनी भी कलाएं हैं, उन कलाओं का बेस जो है, रघुवीर सर बहुत बहुत स्वागत सर, धन्यवाद आपको। आप जैसे लोग उत्साहवर्धन करते हैं तो अच्छा लगता है सर। कला और विषय के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनमें व्यक्ति की जो रचनात्मकता है, जो मौलिकता है, वो सब चीज़ें नए सिरे के साथ में आती हैं। आपको खुद का कुछ करने को मिलता है। देखिए, विज्ञान का एक सिद्धांत है, उसके सूत्र हैं। अगर पानी के लिए H2O है तो वो आप उसमें किसी भी देश काल परिस्थिति में अलग नहीं कर सकती। मगर कला धर्मिता में ये गुंजाइश है कि आप अपने लिहाज से और अपने अनुभवों से उसको परिष्कृत कर सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। तो बोलने की कला है या जो वक्तृत्व कला है वो लगभग उसी तरह की है। जो लोग आज आपके विद्यार्थी हैं, कल वो समाज में किसी न किसी सेवा के क्षेत्र में आएंगे या समर्पण के साथ में देश की सेवा के काम करेंगे। सबकी उम्मीद होगी कि वो अच्छी नौकरी करें, वो करें। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यू देना आता है तो आप जो अंक तालिका लेकर अपने साथ में गए हैं, मैं माफ़ कीजिए आप मुझसे शायद जो है इत्तेफाक न रखते हो, मगर मेरे जैसा व्यक्ति अंक सूचियों के अंकों को सिर्फ मार्कशीट पर आने वाले अंक ही मानता हूँ। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मगर ज़िंदगी में जो आगे आप करेंगे उसमें उनके मायने उतने ज़्यादा नहीं होते जितने आपके अनुभव के मायने होंगे, जितने आप करेंगे उनके होंगे। तो उस इंटरव्यू की टेबल पर जब आप बैठे होंगे और अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, आप बोलने की कला को बेहतर तरीके से जानते होंगे, जो पढ़कर और जो सीख के गए हैं उसको बहुत अच्छे से कहने की अदा आप में होगी, तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि दूसरे लोगों की बनस्पत आपके चयन की प्रक्रिया बहुत सरल और मजबूत होगी और आपकी दावेदारी दूसरे लोगों की तुलना में बहुत अच्छी होगी। और यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। दुनिया के कुछ ऐसे उदाहरण भी मैं आपको इस बीच में दूंगा, इस 30-40 मिनट के बीच में, क्योंकि मैं सबसे छोटा विद्यार्थी हूँ इस बातचीत करने के आयोजन में। मगर प्रयास ये करूँगा कि जिस विषय और जिस विश्वास के साथ मुझे आप लोगों के बीच में लाया गया है मैं उस पर जो है अपनी बात रख सकूँ, अच्छे से रख सकूँ।
तो कला और विज्ञान की जो मैंने बात की उसमें मौलिकता जो है वो बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ होती है, और वो आपकी मदद करती है आगे जाके, आपके ज्ञान को आगे बढ़ाती है। और देखिए एक और चीज़ है कि मैं पहले जब शुरू किया था तब मैंने आपके बारे में कहा था, सभी लोगों के बारे में कहा था कि दुनिया भर की जितनी विधाएं हैं जो ज्ञान के तौर पर हासिल हुई हैं, उनका एक नैसर्गिक स्वरूप ये है हस्तांतरण का। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि ऋषि मुनि की जो परंपराएं हैं हमारी वेदांत की या वैश्विक संस्कृति की, वो ज्ञान के हस्तांतरण की है। और उसी ज्ञान के हस्तांतरण के बाद हम एक समय में जाके विश्व गुरु बने थे, क्योंकि ये प्रक्रिया कोई हजारों सदियों की रही है, तब जाके हम आयुर्वेद, शास्त्र, मीमांसाएं और इन सब चीज़ों के बाद में ये सब चीज़ वो इसलिए हो पाए थे कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अर्जित किया उसे परंपरागत शिष्यों के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से या पदवियों के माध्यम से आगे बढ़ाते रहे। तो कई जगह आप देखिए जितने भी प्रवचनकार हैं या भागवतकार हैं या दूसरे ऐसे लोग जिनके मंच से वाबस्ता रहे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत अच्छे से अपनी बात करना जानते हैं। वो इसलिए जानते रहे क्योंकि उनको जो चीज़ें मिली हैं विरासत में मिली हों और उसको उन्होंने अर्जित करके और आगे बढ़ाया रहा, तो उनको कहने में बहुत सहूलियत रही अपनी बात बताने में। आप में से बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, अगर सुनेंगे याद में, उनमें से मैं 2 सवाल भी आपसे पूछूं, चूंकि संवाद की प्रक्रिया नहीं हो पा रही क्लास जैसी, पर इसके बाद भी आप अपने आप से एक सवाल कीजिए। एक बहुत पतली सी लकीर आपके बीच में खींचने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझिए कि आप किसी बड़े से हॉल में बैठे हैं जिसमें एक मंच सजा हुआ है, 2-3 वक्ता हैं, नमस्कार सर, करण बौद्ध हैं, और वहाँ पर एक संवाद की प्रक्रिया चल रही है, एक वर्कशॉप चल रही है जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। एक सामान्य श्रोता की तरह अगर आप सोचिए तो आप कई बार बीच बीच में आपके दिमाग में ये आता है कि ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, ये चीज़ मैं भी बोल सकता हूँ। और जो सामने वाला वहाँ मंच पर बोलता है, कई बार आपको लगता है कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें होती हैं, मैं जानता हूँ, मुझे बताना चाहिए, मैं बता सकता हूँ। जैसे ही आपके पास ये सवाल आता है और आपको वहाँ पर पहुँचने का जब मौका मिलता है तो एक पतली लकीर आ जाती है कि आप श्रोता ही बने रहते हो और वक्ता नहीं बन पाते। और मेरा विषय ये प्रयास करता है कि उस पतली सी लकीर के फासले को हटाया जाए और आपको श्रोता से मंच पर पहुंचाया जाए। ये मैं वक्तव्य कला के बहुत विशद विद्या की बात कर रहा हूँ मैं, वो पूरा जो है, क्योंकि उसका अंतिम भाषण है, संभाषण अंतिम है, उसकी पहले बहुत सारी चीज़ें जिसमें एक इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो लकीर कैसे ख़त्म की जा सकती है और एक अच्छे वक्ता आप कैसे बोल सकते हैं। अच्छे वक्ता बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके मंच पे 1 घंटे बोलते रहें। अच्छा वक्ता वो है जिसे लोग सुनते रहें, चाहे वो अध्यापक के तौर पर हो, चाहे एक भागवत प्रवचनकार के तौर पर हो, चाहे एक कवि के तौर पर हो, एक वकील के तौर पर हो, उसकी 10 से ज़्यादा विधाएं हैं, वो सब चीज़ें। धन्यवाद दिलीप सिंह जी, आपको भी। तो जो लोग आते जा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबको भी बहुत नमस्कार कर रहा हूं मैं। और मेरा विषय जो लोग नए जोड़ रहे हैं उनको फिर बता देता हूं कि मैं बात कर रहा हूं आज वक्तृत्व कला के विषय पर, बातचीत करने के तौर तरीके पर। आप बेहतर से बेहतर अपने संवाद और संप्रेषण की कला को कैसे विकसित कर सकें, अपने व्यक्तित्व में उसको बहुत अच्छे से कैसे जोड़ सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आपके बीच में हूँ। भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, राहुल भारती जी भी आ गए हैं। तो मैं मंच के आसपास में था और मंच से दूर होने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो लकीर आपने आज समझ ली हुई, या आप समझ भी सकते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ से गुजरे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो मंच के विद्यार्थी हों, मंच पर बातचीत कर रहे हों। मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला मेरे गुरुजनों के कारण कि लगातार समय में मुझे मंचों से वाबस्ता होते रहने के मौके मिलते रहें, और इस कारण कई बार इन सब चीज़ों को लेकर आपके बीच में आता हूँ। जो लकीर मैंने आपके बीच में अभी खींची थी, उस लकीर में एक डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाह रहे हैं तो उसके पहले एक बहुत बड़ा डर होता है जिसको आपको पार पाना होता है, जिससे आपका संघर्ष तब तक जारी रहता है जब तक आप मंच पर जाकर खड़े नहीं हो जाते। एकांकी विषय मंच पर सीमित कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहूँगा। और मुझे बहुत अच्छा ये भी लगेगा कि इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। नमस्ते नमस्ते, योगिता मैडम जो है आ गई हैं, हमारी बहन भी हैं, भाभी भी हैं, और बहुत सम्मानीय हैं, और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इनकी। जो है कॉलेज में मिलता रहता हूँ जब कभी भी जाना होता है, बहुत अच्छा काम करती हैं अपनी जगह पे। तो वो सब चीज़ें हैं, वो जो फासले हैं, जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को ख़त्म की जा सकती हैं। और कैसे की जा सकती हैं, ये बहुत छोटी सी लकीर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
पर उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ उदाहरणों के साथ में अगर हम आपको सामने पेश करें या जो चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करें तो आपको सीखने में थोड़ी सी सहूलियत लगती है, मुझे ये लगता है। देखिए, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और जैसे जैसे मैं आपके सामने नाम रखूंगा तो अगर आप सुन रहे हैं तो कंटिन्यू अगर सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो आप मेरे विषय के साथ संपर्क में आ जाएंगे, उसके संबद्ध में आ जाएंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहा हूँ बिना भूमिका के साथ में। बोलने की कला का एक अप्रतिम योद्धा था। अब आप, मैं कह रहा हूं तो आप उस पूरे फ्लैशबैक में चले गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि वो किस वजह से हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े सिरमौर बने, क्योंकि उन्हें बोलना बहुत अच्छा आता था। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे, जब वो सदन में बोलते थे तो उनके अतिरिक्त 443 से 543 सदस्य पिन ड्रॉप साइलेंट सुनते थे। दुनिया उनको बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर जानती है, मगर उनकी एक बहुत बड़ी कमी थी बोलने की। और देखिए, ऐसे ही लोग महान होते हैं कि अपनी कमी को जो मजबूती बना लेते हैं वो आगे जाके कुछ करते हैं। देखिए, आप सब ने, जिन जिन लोगों ने अटल बिहारी जी को सुना होगा, वो यूं करके एक बार लंबा पॉज लेते थे, बोलते बोलते लंबा पॉज लेते थे। जितने मंच के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि मंच पर ये सहमति या अनुमति किसी को नहीं होती कि आप बीच में पॉज लें, रुकें। मगर अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्ति था कि वो कई कई बार एक एक 1.5 मिनट तक लंबे चले जाते थे। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो इतनी देर दर्शक श्रोता उनको सुनते नहीं, मगर उनको इसलिए सुनते थे क्योंकि आदमी ये सोचता रहता था कि नहीं, पता नहीं वाजपेयी साहब क्या बोलने वाले हैं, इसके बाद में क्या सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने तय की थी। वर्तमान दौर में मैं एक व्यक्ति का नाम लेने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि अगर जितने लोग वो सुन रहे हैं उनमें से कोई भी उससे जो है अस्वीकारता जाहिर कर दे, असहमति। मैं कुमार विश्वास का नाम लेना चाह रहा हूँ। कुमार विश्वास जब लोगों से संपर्क करता है, संवाद करता है, चाहे वो एकांकी हो या द्विपक्षीय हो या कवि सम्मेलन के तौर पर हो, आप उसे छोड़ कर नहीं जा सकते। नमस्ते नमस्ते, प्रीति यादव जी हैं, कॉलेज में पढ़ाने का इनको सौभाग्य मिला रहा है, कई बार इनके साथ मंच शेयर करने का मुझे मौका मिला है। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आपको भी। हमारी छोटी बहन की तरह है, हमारे मित्र की पत्नी है, तो बहुत पूजनीय है हमारे लिए दोनों। कुमार विश्वास के बारे में बात करा तो कुमार विश्वास नए दौर में बड़ा कवि क्यों बना? वो इसलिए बना कि उसे अच्छा बोलना तो आता ही था, उस पर उसने सिद्धहस्त हासिल की। उसके साथ उसकी जो तार्किकता है वो किसी के पास में नहीं है। अगर वो भारत पाकिस्तान के विषय पर बात करता है तो उसके पास 4-6 कविताएं होती हैं, आंकड़ों के साथ में होती हैं। अगर वो भारतीय साहित्य की बात करता है तो उसकी साहित्य में दिनकर होते हैं, उसके महाप्राण निराला होते हैं, दूसरे और लोग होते हैं। हाल ही में एक कविता उनकी आई है कि हम कबीर के वंशज हैं, कब तक चुप रहते। उस दौर में जब तात्कालिकता इतनी गंभीर है तब वो इस तरह की चीज़ें लिखता है तो वो बहुत अच्छा वक्ता बनता है। और जब बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं तो आप उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो ये वो लोग थे जिन्हें आज के दौर में हमने आज में या तो सुन रहे हैं या सुन चुके हैं। क्योंकि उस विषय पर ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि इन चीज़ों को इसलिए बताया जा रहा है कि मेरे विषय पर ये आपको प्रभावी करेंगे और उसको समझने का आपको जो है मौका देंगे। मैं मदन मोहन मालवीय, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मनीषी थे, महामानव के नाम पर जानते हैं, महामनी हैं, उनके बारे में एक रोचक कथा बताता हूँ विषय के साथ साथ। जब वो बोलते थे तो दुनिया में सम्मोहन के लिए उनको जाना जाता है। वक्तव्य कला में दुनिया की अकेली यही कला है संगीत के बाद कि जो मंत्रमुग्ध, संगीत मंत्रमुग्ध करता है। और अगर आपको बहुत अच्छा बोलना आता है तो आप सम्मोहित भी कर सकते हैं। और ज्ञात इतिहास में ये कहा जाता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के पास ये विद्या थी। वो जब बोलते थे तो वो जो बोलते थे लोग उसे अंगीकार कर लेते थे, उसे स्वीकार कर लेते थे। एस.एन. सक्सेना एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं अशोकनगर के, मौलिक बुद्धिजीवी उन्हें जो मैं कहता हूँ, मेरी तरफ से उनकी जो राय है। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि उनके कोई परिचित थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, जब किसी शहर में मदन मोहन मालवीय जी भाषण देने के लिए आए। अर्चना मैम प्रणाम, चरण स्पर्श, बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए मुझे। जब वो वहाँ पर आए तो उनके 18 साल के एक बच्चे को पुलिसकर्मी बाप ने अंदर बंद कर दिया और कहा कि जब तक पंडित जी इस शहर में रहेंगे, भाषण देंगे, तुम उनको सुनने नहीं जाओगे। दिन भर वो बंद रहे। इसके बाद रात में जब पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं, उनको खोला जाता है। तो किसी ने पूछा कि आपने अपने बच्चे को रोक क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि ये पंडित मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा प्रशंसक है और अगर आज इसको छोड़ देता, उसको सुनने चले जाता, तो ये घर से निकल के उनके साथ चला जाता। तो इतना बड़ा चुमकित उनके पास में था, इतना बड़ा सम्मोहन था।
क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते थे। उस बोलने के लिए उनको अध्ययन करना था। अध्ययन के विषय पर मैं बाद में जाऊंगा, उसकी वो अवयव जो आपको बहुत अच्छा वक्ता बना सकते हैं उसके विषय हैं। मैं कुछ नाम अकेले आपको बता रहा हूँ। एक और ऐसा नाम जिसने दुनिया भर में बोलने से खलबली मचाई थी। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, डॉक्टर साहब। और वो इसलिए कि उस नाम को जब तक वो जिंदा रहे बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं कर पाए उस जो लोग स्वीकार नहीं कर पाए, आज उसी परंपरा के लोग उनका नाम लिए बगैर उनके बातें बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आचार्य रजनीश की। ओशो का जो बोलना था वो बड़ा बड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तार्किक था। दुनिया भर में आज भी उस व्यक्ति की कोई तोड़ नहीं है व्याख्यान के तौर पर जो उन्होंने बोला है। और जितने कुठाराघात के साथ अपने दौर में वो बोल के गए हैं, किसी दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं थी। और वो जो बोलते रहते थे उसके तमाम सारे धर्म के लोग विरोध करते थे, तमाम सारे विचारधाराओं के लोग विरोध करते थे। और मैंने कई बड़े बड़े संत महात्माओं को अब ऐसी चीज़ कहते और बोलते सुना है जो आचार्य रजनीश कहते थे। दुर्भाग्य देखिए कि बापू जैसे लोग जो हैं हमारे कथावाचक हैं, बापू आज भी जो है ईमानदारी से ओशो का नाम लेते थे जब प्रवचन करते हैं, मगर बहुत सारे संत हैं जो आज भी उनका नाम लेने से डरते हैं। खैर वो अलग विषय है। मैं सिर्फ उस उदाहरण के तौर पर ये बोल रहा हूँ कि ये वो लोग थे जिन्होंने वक्तृत्व कला को या भाषण देने की कला को जागृत कर लिया था और उस पर जो है सिद्धता हासिल कर ली थी, और वो बड़े व्यक्तित्व बने थे। मेरा विषय यहीं और इसी के आसपास है कि अगर आप अच्छा बोलना जानते हैं तो समाज आपकी तरफ होता है, आपकी तरफ देखता है, आपकी और उनकी बहुत सारी निगाहें होती हैं। और जब ये सब चीज़ें होती हैं और आप केंद्र के विषय होते हैं, आपकी तरफ बहुत सारे लोग निगाहों से देख रहे होंगे, उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, तब आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। तो अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समाज के लिए आदर्श भी हो सकते हैं, अच्छे राजनेता आदर्श हो सकते हैं। मगर मंच के अच्छे लोग जितने भी हैं वो समाज को वास्तविक दिशा देते हैं। और जितने भी विद्यार्थियों को आज संकट है उस तरह की चीज़ों को लेकर कि वो तय नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, उन लोगों के लिए मेरा निवेदन जो है शायद काम में आ सकता है। कुछ और चीज़ों पर भी हम विमर्श कभी कर सकते हैं। अगर आपको हिचक है, आपके बीच में किसी भी तरह की लिहाज है, किसी तरह की शर्म है, किसी तरह का डर है, या किसी तरह की ऐसी कुचेष्टा है जिसके कारण आप खुद को या आत्म को आगे नहीं ले जा पा रहे, लोगों के सामने नहीं रख पा रहे, तो उसके लिए ये विषय बहुत अच्छा है। अर्चना मैम को नमस्ते। और प्रीति दीदी आप तो कमाल कर रही हैं। चलिए, इन सब चीज़ों से जो मैं नैसार कह रहा हूँ, जो नैराश्य की चीज़ है, जो कसाय की चीज़ है, अगर आप इनको हटा देते हैं और बोलने पर अपनी महारत हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि न केवल आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, बल्कि वो सब चीज़ें जिनके लिए दुनिया भर के लोग, समाज के लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, आप उनमें बहुत कहीं ना कहीं अपनी जगह खोज सकते हैं। देखिए, इसके जो अवयव मैं आपको बता रहा था या जो उसके घटक हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ सर अतुल जी आप हो या आप में से कोई गड़बड़ हो तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिए, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। मेरे पास अभी 20-15 मिनट और हैं। कि संप्रेषण जो है इसका एक छोटा सा स्वरूप है, संवाद है, परिचर्चा है, प्रवचन या उपदेश भी इसी विषय के साथ में आते हैं। नाटक पर करने वाला अभिनय या रंगमंच पर आने वाली चीज़ें भी इसी विषय के अंतर्गत आती हैं। भाषण देने वाले सभी तरह के लोग मेरी इसी विधा के विद्यार्थी माने जा सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक हैं उन्हें अच्छा वक्ता होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और उन लोगों को तो कम से कम अच्छी तरह से अपनी बात लोगों के बीच में पेश करने के लिए इस कला पर जो है काम करना चाहिए, इस विषय पर जो है मेहनत करनी चाहिए। वकील जितना अच्छा होगा उसको लोग उतने अच्छे से सुनेंगे, उसकी बात उसी तरह से की जा सकती है। आजकल एक नया व्यवसाय शुरू हो गया है, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम सारी जगह अगर आप देखेंगे तो मोटिवेशनल स्पीकर जितने आ रहे हैं वो सब इसी का किया करा खा रहे हैं। तो कुछ लोगों को जो अच्छा बोलना आता है वो उसको पेशा भी बना लेते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। कॉलेज में अर्चना मैम ने जो है कई बार तारीफ़ की, रेनू मैम ने, तिवारी सर ने, बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा बोलता है, तो इनकी तारीफ़ों से और मेहनत से आगे बढ़ते चले गए। कभी कभार 1-2 बार ग्वालियर तक पहुंचा दिया इन लोगों ने, बताते रहे ये बोल दे ये कर ले। उसका परिणाम ये हुआ कि जब कॉलेज छोड़कर हम समाज में आए
तो हमारी वो जो चीज़ें थी वो खुलकर आने लगी, और वो धीरे धीरे करके जो है नमस्ते अच्छी आ रही है, तो आपके लिए धन्यवाद। और हमने ये प्रयास किया कि लोग सुनना चाह रहे हैं, लोग बात करना चाह रहे हैं। आजकल जब मैं फेसबुक पर आता हूँ नई नई चीज़ों को लेकर, कोरोना जैसे संकट के दौर में लोग आते हैं तो बड़े पसंद करते हैं, लोग विश्वास करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो कम से कम अच्छी होंगी। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप निरंतर उसमें जुड़े रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों में, जब मैं कॉलेज में था तो एक बच्चों ने मुझे एक सवाल किया था, उस सवाल को मैं यहाँ रखना असली में जारी कर रहा हूँ। सवाल बहुत अच्छा था, और बाल मनोभाव से थोड़ा सा ऊपर उठकर जो किशोरों की जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बात की जा सकती है। कि उन्होंने कहा कि सर, बोलने को लेकर बड़ा डर है अंदर। मंच का जो एक लोग होते हैं, फोबिया होते हैं, जिनको मंच की फोबिया है, उन्हें पता नहीं कैसे भी करके मंच चाहिए। और एक वो लोग हैं जो मंच से डरे हुए हैं, मंच से दूर होना चाहते हैं। तब मैंने उन बच्चों के बीच में ये कहा था, जो आपको भी बता देता हूँ, कि मैं स्कूल के मंच हों, चाहे कॉलेज के मंच हों, चाहे कोई दूसरे भी हों, उनमें और साइकिल चलाने की विधा में बिल्कुल एक समानता है। और मैं जब भी उदाहरण देता हूँ तो इतने छोटी सी चीज़ों के साथ देता हूँ कि सबको सहज हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे जितने लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें से कोई ये कह दे कि साइकिल हमने नहीं चलाई। तो जब साइकिल सबने चलाई है, तो मैं बहुत नीचे आकर बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, साइकिल पहली बार में कोई नहीं सीख सकता। आप पहले पैडल से शुरुआत करेंगे, उसको घुमाना या ढड़काना शुरू करेंगे। इसके बाद फिर आप कैंची पे आएंगे, कैंची के बाद आप सीट पर पहुंचते पहुंचते कई बार गिर चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं सीधा साइकिल पे बैठा और पहली बार में चला दी। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हर शिक्षार्थी को, हर सीखने वाले को ऐसे ही गुजरना पड़ता है। और एक बार जो आप साइकिल चलाना सीख गए, तो दावा ये है कि रिसर्च ये है मनोविज्ञान का, कि दुनिया में आप स्विमिंग और साइकिल दो एक बार सीखने के बाद कभी नहीं भूल सकते। लगभग लगभग यही की यही स्थिति जो है बोलने की कला से है। आपका डर तब तक का है जब तक आप साइकिल पर नहीं बैठे, जब तक आप मंच पर नहीं पहुंचे, एक दो बार गिरे नहीं है, एक दो बार लड़खड़ाए नहीं है, भूले नहीं है, तब तक आप मंच पर सिद्धस्त नहीं हो सकते। और अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे, बोलने की कला विकसित नहीं हो पा रही, तो आप अंतर्मुख में बहुत अच्छे हो सकते हैं। देखिए, आत्म केंद्रित होना बहुत अच्छी बात है। आप ज्ञान का अर्जन कीजिए, सिद्धियां कीजिए, तपस्याएं कीजिए, मगर ये एकांकी हैं। आप तब पूर्ण हो सकते हैं जब आप बहुआयामी हो, आप समाज के लिए कुछ कर पाए। हमारे यहाँ मोक्ष की दो विधाएं हैं, और दूसरी विधा बहुत महत्वपूर्ण मानी है। जो हजारों वर्ष की तपस्या है, उस तपस्या से ईश्वर को प्राप्त करना अच्छा नहीं माना। अच्छा माना है समाज को दिशा देकर आप पुण्य कर्मों के साथ मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसको अच्छा माना है। तो उसके लिए आपको बाहर होना पड़ेगा। आपकी जो अर्जित कलाएं हैं, आपका जो आत्मबोध है, उसको आपको दूसरों को बताना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हो सकें, उससे पुण्य कमा सकें। लगभग लगभग इसी तरह की ये है। जब आप खुद ये सब चीज़ें हासिल करेंगे तो और लोगों को भी जो है सब चीज़ों को दे सकते हैं। साथ ही मैंने जो शुरुआत की थी, बहुत केंद्र बिंदु पर आता हूँ। व्यक्तित्व विकास एवं कैरियर मार्गदर्शन का जो हमारा विषय है, उसमें जो पिछले 15-20 मिनट में मैंने जो बातें कही, उस निवेदन में ये चीज़ सामने आई है कि अगर आप सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप उन सबको प्रेजेंट करने के तरीके पर काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था कि इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। और भारत जैसे बड़े देश में जहाँ विविधताएं बहुत हैं, वहाँ एक दुर्भाग्य ये भी है कि वो सब चीज़ें हाशिए पर जाती रहीं जो बच्चों के जन्म से या स्कूल से ही उनमें डाली जा रही थी। उसमें ये वक्तव्य कला भी है। मैं कुछ देशों का जब इस विषय पर बात कर रहा था, तो कुछ देशों के हिसाब किताब को पढ़ रहा था, तो वहाँ कुछ देश ऐसे मिले जिसमें पढ़ाई के एक स्तर पर जाकर जो है अभिरुचियाँ तय की जाती हैं बच्चों की, और उन अभिरुचियों के आधार पर उनको उसी तरह की तालीम दी जा सकती है, उसी तरह की शिक्षा दी जाती है। तो कुछ देशों में वक्तृत्व कला को या बोलने की कला को विषय वस्तु के तौर पर पढ़ाया जाता है। बच्चों को बहुत अच्छे जो टीचर बनाना होता है, बहुत अच्छे वकील बनाना होता है, जो नेतागिरी में जाते हैं, उनको प्रारंभिक तौर पर इसको पाठ्यक्रम के तौर पर या कुछ जो है बिंदुओं के आधार पर इसकी जो है शिक्षा दी जाती है। दुर्भाग्यजनक तरीके से हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं समझी गई, और इसी का कारण ये रहा कि बहुत सारे लोग ऐसे पेशे में आ गए जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है,
जिन्हें बोलने की कला नहीं आती, जिन पर शब्द को उसका अभाव है। देखिए मैंने बोला और लिख भी दिया प्रीति जी ने। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि ये इसके बहुआयामी घटक हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, आपको अपने संबोधन पर, अपने उच्चारण पर काम करना पड़ेगा, आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपने सीखी हैं उन पर काम करना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन सब चीज़ों को जब देंगे। देखिए मेरा ये विषय नहीं है कि मैं कॉलेज का प्रोफेसर नहीं हूँ, और ना मेरी ये ड्यूटी है कि मैं बच्चों के बीच में जाऊँ, मगर मुझे इस विषय पर बोलने का मौका इस वजह से दिया गया, या मैं इस वजह से आपके बीच में आ सका क्योंकि मुझे उस विषय पर काम करने का अनुभव रहा, इस विषय पर मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं भी उसी तरह का विद्यार्थी हूँ। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हिंदी, कोई भी विषय हो सकती है, मेरा वक्तव्य कला का विषय है, उसका विद्यार्थी हूँ। आप अगली साल दूसरी क्लास में चले जाएंगे, मैं पिछले 10-12 साल से इसी क्लास में हूँ। मेरा सिलेबस इतना बड़ा है कि मेरी कक्षाएं बढ़ नहीं पा रही, पर मैं संतुष्ट हूँ कि सीखने की प्रक्रिया मेरी निरंतर जारी है, और मैं आजीवन इस कक्षा में इसका विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ। मैं जाने से पहले विवेकानंद का नाम आपके पास लेके जाऊंगा, क्योंकि छोड़ने से पहले ये सब चीज़ें बताएं कि दुनिया में चमत्कारी भाषण देने का अगर किसी ने काम किया था तो विवेकानंद ने किया था। और वो इसलिए किया था कि विवेकानंद बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे शुरू में, परमहंस से जब वो मिले थे और उसके बाद वो जागृत हुए, तो विवेकानंद पर मेरा अपना खुद का एक घंटे का जो है बोलने का तय किया है मैंने। कभी आप मुझे मौका देंगे तो मैं विवेकानंद पर आपके बीच में निवेदन करने आऊँगा, मगर विवेकानंद के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो अकेले दुनिया के एक ऐसे उदाहरण हैं जिसने वक्तव्य कला पर प्रयोग किया था। पहला प्रयोग उसी को माना जाता था। वो जिस मंच पे थे वहाँ से उन्होंने अपनी कुर्सी पीछे हटाई, सुनने वाले लोग थोड़े से आगे आ गए, थोड़ी सी और हटाई, लोग थोड़े से और आ गए। वो हॉल के बाहर पहुँचे, नवीन भाई नमस्कार खैर ये तो आप मेरे मित्र हैं इसलिए ये अद्भुत वाली बात कर रहे हैं कि आप मुझ पर स्नेह करते हैं इसलिए, और ठीक है, मित्र होने के नाते मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये आपका भी धर्म है, मेरा भी धर्म है कि आप जैसे अच्छे लोगों को जो है नमस्कार करता रहूँ। तो धीरे धीरे हुआ कि विवेकानंद उस हॉल के सबसे आखिरी कोने में पहुँच गए और लोग उनके निकलते निकलते कोई 10 फुट से आगे आ गए। एक समय ये हुआ कि वो हॉल से बाहर निकल गए विवेकानंद जी। लोग सुनते रहे, वो जिस विषय पर बोल रहे थे बोलना बंद नहीं किया, उनको सुनते हुए थोड़े से और आगे चले गए। थोड़ी देर बाद हुआ एक, विवेकानंद उस परिसर से बाहर चले गए, लोग उनके पीछे सुनते हुए, विवेकानंद बोलते जा रहे हैं। इसके बाद सड़क पर आ गए, लोग पीछे जा रहे हैं, घूम के गली से दोबारा उसी हॉल में बैठ गए और लोग दोबारा आके उनको सुनते रहे। इस पूरी प्रक्रिया में कमाल की बात यह थी कि विवेकानंद न बोलना बंद हुए और न लोग उनके पीछे जाना बंद हुए। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वक्तव्य कला से संभाषण करते हुए सम्मोहन प्राप्त नहीं किया जा सकता या अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं की जा सकती, वो इस बात को समझ लें कि मैं जो कह रहा हूँ वो प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इस विषय पर काम करते हैं, अच्छा बोलना जानते हैं, तो न केवल नौकरी में बहुत अच्छा कर पाएंगे, नौकरी पाने के लिए प्रयासों में बहुत अच्छा कर पाएंगे, वरन समाज को बहुत अच्छा देने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, आपको लोग पसंद कर सकते हैं, और दुनिया भर की जो चीज़ें जो सिखाई जा सकती हैं आपके माध्यम से वो लोगों को पहुँचाई जा सकती हैं। तो विवेकानंद के बारे में ये था। इसके अलावा भाषण को तैयार करने की कुछ चीज़ें हैं, एक 5-7 मिनट और है मेरे पास में। तो भाषण का सबसे आखिरी स्वरूप का मैं आपको निम्नतर जो है मैं प्रयास भी और प्रमाण भी बता देता हूँ, क्योंकि हम जब जिस विषय पर होते हैं तो उसका समग्र हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि हम जिस विषय को आखिरी तक ले जा रहे हैं उसकी इनिशियल या उसकी जड़ें कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तब तक आप जाकर उन पर, विद्याराम जी शर्मा नमस्ते भैया, आप काम कर पाते हैं। तो भाषण का जो कला है वो भाषा विज्ञान से उत्पन्न एक विषय है, और भाषा विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं या जो काम कर सकते हैं, हेमंत भाई नमस्कार। नहीं, बोलने की शैली का मामला नहीं है भैया, ये निरंतर अभ्यास है और ये मौके मिलना बड़ी किस्मत की बात है। मैं हमेशा इस बात को लेकर गौरवान्वित रहता हूँ, गौरवान्वित नहीं, मैं एक अपना शब्द रहता हूँ, मैं इस बात को लेकर मोहित हूँ अपने आप पर कि मेरे ऊपर गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद है। अगर वो नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। मैं बहुत स्मरण करता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर प्रयास किए, मैंने कुछ लोगों के नाम भी बताए, उन्होंने कॉलेज पर मुझ पर बहुत प्रयोग किए, आगे बढ़ाया है, इस वजह से मैं यहाँ सब चीज़ों को कर पाता हूँ। तो ये सब उनका देन है, तो आप उनके लिए नमस्कार कहिए, उनके लिए
आदर के साथ भाव रखिए कि जिन्होंने मुझे तराशा या मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी बात रखने के प्रयास कर सकता हूँ। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे, ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ें जानता हूँ, मैं पूरा लिख पढ़ के आता हूँ। देखिए, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जितने लोग मुझे समझ रहे हैं वो ये भूल ना करें कि मैं कोई विद्वान व्यक्ति हूँ या मैं सब चीज़ें जानता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं भी जानता, मगर मैं तैयारी करके आता हूँ। मुझे पता है कि मैं विद्यार्थी हूँ, बिना तैयारी किए सब चीज़ें नहीं कर सकता। और ये इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि दूसरी बार मैं कभी आपके साथ में आया और उतना बेहतर तरीके से नहीं कह पाया, उतनी तरह से नहीं बोल पाया, तो आपके मन में जो मेरी बनी बनाई चीज़ें हैं वो जब भ्रम टूटेंगे तो वो बहुत ख़राब होते हैं। तो हमें अपनी मौलिकता के साथ में जो बिल्कुल सही चीज़ें हैं उनको भी प्रस्तुत करते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आगे भी हम जारी रख सकते हैं। तो मैं भाषा विज्ञान की बात कर रहा था। भाषा विज्ञान के पहले जो चीज़ें उसमें आएंगी, उसमें बोली होगी, लिपि होगी, ध्वनियाँ होंगी, जिनसे ये जागृत होते होते इस चीज़ पर पहुँची है। हमारा जो व्याकरण है आचार्य पाणिनि का, आचार्य पाणिनि के व्याकरण पर हम बात करते रहेंगे। राहुल कुशवाहा जी आ गए, गुड इवनिंग कर भैया आपको भी। गुप्ता जी हैं, उनको भी नमस्कार। तो भाषा विज्ञान का जो उत्पत्ति है, अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे बातचीत करने का, समझने का, तो मुझे लगता है कि उसकी चीज़ें आप जैसे जैसे जानेंगे, आपकी बोलने की चीज़ें परिवर्तित होंगी, परिभाषित होंगी, और आप एक समय के बाद आपको खुद भी ये लगेगा कि हाँ, हम बहुत अच्छा से कर सकते हैं। देखिए, अकेले भाषण के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, राजनेताओं का एक शब्द इसमें नाम नहीं लिया। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे लिए राजनेता नहीं है, क्योंकि 99% मुझे ये लगता है कि जितने राजनेता होते हैं वो बोरियत भरा भाषण देते हैं। वो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, हो सकता है मेरी इस बात से वो नाराज़ भी हो जाए, मगर मुझे ये लगता है कि मंच पर जिस काम के लिए उनको बुलाया जाता है, एक तो उसमें समय ज़्यादा लेते हैं, और उनको सुनने का कितना लोग जो है पसंद करते हैं या कितना सुन पाते हैं, ये उनने कभी जो है आत्मबोध नहीं किया। मैं उसका विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे ये सिखाया गया है कि 3-3 मिनट का समय दिया जाता था, हम वक्तव्य कला पर बोलते थे, वाद विवाद में बोलते थे, और पहली शर्त ये होती थी कि हमको 3 मिनट तक उन लोगों को अपने साथ रखना होता था, अपने साथ बनाए रखना होता था। कई बार ऐसा हुआ है, हमने अपने जीवन में ये किया है कि जब हमको लगा कि हम इस पर नहीं बोल पा रहे, हमने वहीं ख़त्म किया है, मगर हमने कभी भी सदन को या श्रोताओं को बोर नहीं किया। तो पहली बात ये है कि नेताओं को इसलिए अलग किया है कि वो भाषण मंच की फोबिया के कारण देते हैं। उनको कितना लोग पसंद करते हैं, कितना नहीं कर सकते, वो अलग विषय है, हमें कोई मतलब नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिस विषय पर बोल रहा हूँ वो भारतीय संस्कृति और हमारी मनीषियों की परंपरा है, हमारे वेदांत से निकला वो ज्ञान है जिसके कारण हम विश्व गुरु बने। देखिए, मैंने शुरू में आपको कहा था, मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ ये सब चीज़ इसलिए कहता रहता हूँ क्योंकि हमारा जितना ज्ञान है वो सब वेद और शास्त्र और उनकी मीमांसाओं से निकला है। और चाहे वो योग शास्त्र हो, चाहे दूसरे शास्त्र हों, या जितनी हमने उस समय ऋषि से परंपराओं में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जो आविष्कार किए हैं, उन सब के बदौलत हम विश्वगुरु बने थे। और वो इसलिए कि हमने जो चीज़ें हासिल की विश्व मानचित्र पर, विश्व मानस पर, हमने वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी की। हमारे ऋषि परंपरा में गुरुओं ने, दूसरे लोगों ने अपनी बात को दुनिया भर के सामने बेहतर तरीके से रखा भी, तो उनमें वो कला थी रखने की, इसलिए हम विश्व गुरु बने। तो एक विषय ये भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन लोगों को मैं समाज सुधार के तौर पर कहूँ, या जिन लोगों ने अपनी इस वक्तत्व कला के आधार पर दुनिया भर में एक नई चेतना दी है। राजा राममोहन राय का नाम आपने सुना होगा। ऐसे द्वादश आदित्य हैं जो दक्षिण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिल्कुल समानांतर एक आंदोलन चला था जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। उस काल में जितने भी लोग रहे, चाहे वो संत तुकोराम रहे हों, या तुकोजी महाराज रहे हों, राजा राममोहन राय हों, विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर जी हों, विनोबा भावे हों, और भी बहुत सारे लोग थे जो भारतीय क्रूतियों के साथ, अंधविश्वासों के साथ लड़ाई कर रहे थे, और एक विंग थी जो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रही थी। किस्मत की बात है कि इन दोनों में कुछ बौद्धिक लोग और कुछ सामाजिक लोग मिलकर प्रयास कर रहे थे, और वो सब लोग इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उनमें अपनी बात कहने का तरीका बहुत अच्छे से आया था। और इसी वजह से हमने बहुत सारी क्रूतियों को भी उस दौर में हटा पाए, और आज़ादी जैसी चीज़ को भी हम लाकर यहाँ पर कर सके। इन सब चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि 40 मिनट का मुझे समय दिया था, मेरा समय समाप्त हो गया है। इस विषय पर बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। आखिरी में मैं ख़त्म ये करूँगा कि नकारात्मकता जितनी आपकी है, नैराश्य आपके पास जितना है, जितनी आलोचनाएं हैं, या जो भी आपके पास कसाए हैं, उन विचारों को आप छोड़ दीजिए
और उन विचारों को छोड़ने के बाद जब आप बोलने के लिए जाएंगे, अपने आप में आत्मविश्वास रखिए और ये दिमाग में बनाए रखिए कि आप बेहतर करने जा रहे हैं। आपने जो अर्जित किया है आपके दिमाग में जो है, आप वो सब बोल पाएंगे। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, चाहे इंटरव्यू में हो चाहे मंच पर हो, कि हमारे पास जो होता है हम वो ही नहीं बोल पाते। इस वजह से दिक्कत होती है। मगर आप एक प्रयास में रहेंगे, लगातार रहेंगे, तो फिर आप जब मंच खत्म करके आएंगे तो आप ये कहेंगे अरे ये भी रह गया, ये भी नहीं बोल पाया, ये भी नहीं बोल पाया। तो दो प्रक्रियाएं हैं, एक वो होती है कि जो आपके पास बहुत कुछ होता है उसमें भी आप कुछ नहीं बोल पाते, और एक वो होता है जब आप ख़त्म करके आते हो तो आप कहते हो कि यार अब वो छूट गया मेरा, वो रह गया। तो जो है उसको बताने के प्रयास करते रहिए, अपने आप पर आत्मविश्वास कीजिए और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बहुआयामी बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। विषय की समग्रता पर मैं बंधा रहा हूँ, कोशिश की है कि उससे इधर उधर नहीं हुआ। क्योंकि पहला और आखिरी जो है अनिवार्यता ये है अच्छे वक्ता की कि उसे अपने विषय पर रहना होगा, विषय से इतर नहीं होना होगा। क्योंकि विषय से इतर होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो जितना बोला हूँ, प्रयास किया है मैंने अपना निवेदन करने का, चूँकि ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानता। बड़े बड़े विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर्स के बीच में बैठने का अवसर मिला है, तो स्वाभाविक तौर पर कमतर तो हूँ उनसे, और इसे स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए और हरगिज़ इसमें गुरेज भी नहीं करता। मगर कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने कमेंट भी किए। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और अतुल जी और उनकी जो दूसरी टीम है सहराई महाविद्यालय की, उन सबको मैं बहुत साधुवाद भी देता हूँ। कोरोना संक्रमण काल में मेरी अपील है आपसे कि आप घर पर रहिए, घर से बाहर प्रयास कीजिए ना निकलना पड़े, कम से कम निकलिए ज़रूरी चीज़ें हों तो। अशोकनगर में संक्रमण का और दूसरे ज़िलों में भी संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपका, आपके परिवार का घर पे रहना, बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, उस सब के लिए आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।